तो दोस्तों, ये जो दौर है, इस दौर में जिसके पास भी थोड़ा बहुत भी पैसा है वो सोचता है कि मैं सबसे बेहतर डॉक्टर के पास जाऊं और सबसे बेहतर अस्पताल में जाऊं जहां पर कि सबसे ज्यादा सुविधाएं हों। ऐसी क्या वजह है कि हमारे यहाँ के कुछ ऐसे अस्पताल हैं कि तमाम बड़ी सुविधाएं होने के बावजूद लोग सरकारी अस्पतालों में जाने की बजाय उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे त्वरित रूप से उनका उपचार होता है। सरकार में भी उपचार होता है, पर वहां पर बहुत सारी चीजों की दुविधाएं होती हैं। पर लोग जिनके पास भी पैसा है वो रायपुर में उपचार कराएंगे, और उससे ज्यादा अगर उनको लगता है तो दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। पर बावजूद इसके अब धीरे धीरे रायपुर में बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। और निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर आलोक शुक्ला कह रहे थे कि जिनके पास पैसा होता है या जो समृद्ध होते हैं या जिनकी सामर्थ्य होती है, वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए कई जगह भेजते हैं, वो कई बाहर भी भेजते हैं। उसी तरह जिनके पास उपचार के लिए पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं कि उनका अच्छे अस्पताल में उपचार हो और उनकी केयर होती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर संदीप दवे हैं, जो रामकृष्ण अस्पताल है, उसको मैं याद करता हूं कि बूढ़ापारा की वो रोड जहां पे डॉक्टर साहब बैठते थे, तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बातचीत में कि वो बड़ी सुकून की जिंदगी थी, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर नितिन गोयल और डॉक्टर जो बता रहे थे कि किस तरह से अस्पताल चलाना कितना मुश्किल का काम है। तो वो तमाम मुश्किलों से डॉक्टर जो है वो जूझते रहते हैं। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक आदर्श की तरह है कि इन्होंने खुद, जिसको बोलते हैं जीजीविषा, व्यक्ति में जीने की उत्कट आलसा जो लालसा होती है, उसका ये प्रतीक है। तो मैं डॉक्टर संदीप दवे से अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आपने एक गुडविल बनाई और आप एक बड़ा अस्पताल चला रहे हैं। फिर आपको लगा कि इसमें आपको आर्थिक रूप से कोई सहयोग चाहिए और केयर जैसी संस्था आपके साथ जुड़ती है, और फिर आप उसमें सुविधाएं बढ़ाते हैं। और लोग कई बार चाहे अनजाने वो जाते वही हैं, पर कई बार कहते हैं कि साहब इलाज महंगा है। तो क्या वाकई इलाज महंगा है, या धीरे धीरे लोग इतनी सुविधाएं चाहते हैं, इतनी मशीनें आपको करना पड़ता, इतना स्टाफ की वो मैनेज करना, चूंकि आप एक समानांतर छत्तीसगढ़ में जिस तरह का अस्पताल चला रहे हैं उसकी अपनी गुडविल है, वो गुडविल कैसे हासिल हुई और उस मुकाम पे पहुंचकर आप किस तरह महसूस करते हैं? धन्यवाद सुभाष जी। और आपने जो प्रश्न पूछा है वो एक प्रकार से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरी जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा बोल गए हैं। आपने शुरुआत की बूढ़ापारा। बूढ़ापारा एक छोटा सा सेटअप था जिसकी कॉस्ट बहुत कम थी। वहां पर मैं किसी भी मरीज का किसी भी दर पर फ्री में भी ऑपरेशन कर देता था, मुझे कोई उसका घाटा या नुकसान नहीं होता था, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी मेरी कॉस्ट आ रही थी वो बड़ी कम आ रही थी। आप विवेक ने भी यही बात बोली, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका अस्पताल बढ़ता जाता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी मशीनों की मेंटेनेंस बढ़ जाती है, आपकी बहुत सारी, आप जितनी टेक्नोलॉजी जोड़ते जाते हैं उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही, अब जैसे मैंने रोबोट लिया है, अब वो रोबोटिक सर्जरी रोबोट जो है उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए साल का है। तो आप यहाँ पर जब आप बड़ा करते जा रहे हैं, चीज़ों को बृहत करते जा रहे हैं, तब आपके खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपकी गुडविल जो है ना सर, वो खत्म होनी चालू होती है। आप डॉक्टर से ऑल ऑफ अ सडन एक विलन बन जाते हैं, क्योंकि वो बोला जाता है कि आपकी जो मरीज बोलने लगता है कि डॉक्टर की नज़र तो, डॉक्टर साहब तो सिर्फ कमाने में विश्वास रख रहे हैं, डिस्काउंट कर नहीं सकते, कंसेशन देते नहीं हैं, आयुष्मान में इलाज करते नहीं हैं, तो अस्पताल चलेगा कैसे? आप मुझे बता दें कि एक पैकेज अगर निर्धारित है किसी भी सर्जरी का, उसको निर्धारित कौन कर रहा है? पहली चीज, अगर वो पैकेज सरकार के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के द्वारा निर्धारित हो रहा है, जिसको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कुछ नहीं लगी, जिसका पूरा का पूरा सरकारी बजट से आया है। यहाँ पर मेरे ऊपर जिस वक्त मैंने ये अस्पताल शुरू किया 5 करोड़ का लोन था। बैंक का लोन बढ़ते बढ़ते एक समय ये हुआ कि 120 करोड़ हो गया।
तो उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर ईएमआई जो मेरी बन रही है वो कहाँ से आएगी? वो पेशेंट तो जो पे करेगा वहीं से तो आएगी। आज मेरे अस्पताल में या यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनके अस्पतालों में कम से कम 70 से 100 डॉक्टर काम कर रहे होंगे, उनकी तनख्वाह भी है, स्टाफ 24x7x365 दिन चाहिए। एक भी दिन आप छुट्टी नहीं दे सकते, एक भी दिन आप अस्पताल बंद नहीं कर सकते, उनकी भी तनख्वाह निकालनी है। तो कॉस्ट जो है अस्पताल की, ओवरऑल एक्सपेंसेस जो आपके अस्पताल के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो छोटा सेटअप है, मेरी गुडविल बहुत अच्छी इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पर मैं बड़े आराम से मुफ्त में भी इलाज कर ले रहा था, बड़े से बड़ा इलाज कर। पर जब मैं बढ़ता गया, अस्पताल बढ़ता गया, मेरी कॉस्ट बढ़ती गई, तो वो सब चीज़ें पीछे गई और पैसा जो है वो लोगों को चुभने लगा या लोगों को लगने लगा कि हम किसी चीज़ का ज़्यादा ले रहे हैं। अगर वो यूके का पेशेंट रायपुर में आके इलाज करवा रहा है एक सड़ी सी बीमारी के लिए, कहीं ना कहीं उसको 3 महीने वहाँ रुकना पड़ रहा है, इसलिए आ रहा है वही बीमारी का। क्योंकि मैं इलाज अमेरिका में भी करवा चुका हूँ अपना, क्योंकि मेरे देश में अन्य उपलब्ध नहीं था और मैं अपनी जीवन भर की सारी कमाई उस इलाज में झोंक चुका हूँ। कितना कॉस्टली है अमेरिका में इलाज, ये हमसे पूछिए, हम जान रहे हैं क्योंकि दर्द सहन किया। हमारे देश में उसी इलाज का दर 10% है, जो अमेरिका में जिस इलाज का दर 8 गुना 10 गुना या 100 गुना से ज़्यादा हो जाता है। तो आप कॉस्ट कंपेयर, मशीन वही है सर, अमेरिका में भी वही मशीन यूज़ हो रही है, मेरे यहाँ भी वही मशीन यूज़ हो रही है। दा विंची का रोबोट वहाँ का सर्जन भी यूज़ कर रहा है, दा विंची का रोबोट मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। फ़र्क मशीन में कुछ नहीं है, कॉस्ट वही है। तो कॉस्ट पेशेंट को पे करने में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस मैं और आप नहीं सुलझा सकते, वहाँ पर हम फेल हो रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें और आप उससे खुद जूझे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कालरा हैं, मैं उनके साथ में कई बार साक्षात्कार कर चुका हूं। डॉक्टर साहब, इधर के दिनों में लोगों में एक तो आप बहुत सारे मरीजों का उस तरह से इलाज करते हैं कि जिनको जो जल गए हैं, जो कट गए हैं, जो बहुत सारे हैं, पर इधर के दिनों में सौंदर्य को लेकर एक नए तरह का प्रतिमान स्थापित हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं आपके पास, लड़कियां, औरतें, तरह तरह और आदमी भी, मैं कैसा दिखूं, क्योंकि ये सेल्फी समय है, तो लोग बहुत सारे नए तरह के लिए लोग आपके पास आते हैं। वो आपका अनुभव कैसा है, क्योंकि वो तो आपको खूब पैसे देके जाते हैं। देखिए क्या है कि डॉक्टरों के पैसों पे नजर क्यों लगती है? हाँ, वैसे अभी एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, डॉक्टर कालरा साहब अगर बोलना शुरू करेंगे और अपने मजाक के अंदाज में बोलना शुरू करें तो शायद बीमारी का इलाज के साथ साथ बाकी सारी समस्याओं को भी बहुत ही आसानी से लेंगे। देखिए क्या है कि जैसे लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत कन्फ्यूजन है कि कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत महंगी है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये सोचने का नज़रिया है। पहले ऐसा सोचते थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना बॉलीवुड हीरो हीरोइंस और बहुत पैसे वाले ही कराते हैं, पर मैं इस उद्देश्य से एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में काम चालू किया था कि ये मिडिल क्लास को उपलब्ध कराएंगे विद अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, और काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। और ये कहना मेरा एम ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके कम ऑपरेशन के बदले कम पैसे में ज़्यादा लोगों को सुविधा दी जाए, क्योंकि ये सोच का फ़र्क है कि मैं आधा घंटे में ये ऑपरेशन करूँगा तो मेरे को इतने पैसे मिलने हैं, या उस आधे घंटे में मेरे को इतने मिलने हैं, वो सोच से है। सबने अपने समय में, चाहे कटी उंगली हो या ब्रेस्ट इम्प्लांट हो या बहुत हो, आधे घंटे में होता है तो हम उसको 5000 में भी करते हैं, कभी ज़्यादा मिलता है तो उसमें भी करते हैं। तो बहुत रीजनेबल प्राइस में काम हो रहा है और लोगों का अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे हमारे सब हॉस्पिटलों में है, हमारे यहाँ है, बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी कराने, क्योंकि ये प्लांट सर्जरी होती है। तो अपॉइंटमेंट लेके, बात करके, व्हाट्सएप में देख के, अभी दुबई के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, पर हम उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आप करोगे तो फिर बदनाम हो जाओगे और आएंगे नहीं। जो यहाँ के पेशेंट का जो चार्ज है वही हम उनसे करते हैं। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। बॉम्बे के टीवी कलाकार हैं, वो बहुत ज़्यादा एफोर्ड बॉम्बे के डॉक्टरों का नहीं कर पाते, वहाँ की कॉस्ट ज़्यादा है हॉस्पिटलों की, तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो एक तो अवेयरनेस बढ़ी है, और रायपुर शहर में बहुत सारी
जो फैसिलिटीज़ जो बड़े शहरों की है वो कम प्राइस में उपलब्ध है, उसी क्वालिटी के डॉक्टर उपलब्ध है, वही मशीनें उपलब्ध हैं, तो लोगों का इनफ्लो बहुत बड़ा है। और ऑफ कोर्स क्या है कि अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं कई बार कोई नीडी पेशेंट आता है और मेरे को लगता है इसको बहुत ज़रूरत है, इसके बिना इसकी शादी में प्रॉब्लम आना है या इसके सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आना है, क्योंकि लुक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हम उसमें कॉस्ट नहीं देखते हैं कि उसको करते हैं, क्योंकि एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, अच्छी हो रही हैं और आगे बढ़ेंगे भी, क्योंकि लोगों का अपने प्रति नज़रिया बदल गया है। पहले लोग ये सोचते थे कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं दूसरों को अच्छा दिखने के लिए, पर वो है उल्टा। आदमी अपने आप के कॉन्फिडेंस के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी पहले कराता है। उसको कॉन्फिडेंस होगा तो उसका हर काम जो है वो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस से होगा और लाइफ में अच्छा सेटल होगा। तो ये केसेस तो बहुत बड़े हैं रायपुर में और बाहर से भी बहुत इन्फ्लो आया है, और उसका कारण ये है कि कम खर्चे में हम क्वालिटी काम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी तो मिथक टूटा है कि पहले ऐसा लगता था कि जो एलिट क्लास है या जो बहुत पैसे वाले हैं वो लोग प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाते हैं, पर मैं जब पिछली बार लगातार आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि अब गांव से भी जिनका विवाह होना है या जो निम्न मध्य वर्गीय हैं उस तरह के लोगों में भी ये चलन बढ़ा है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा है, और मैं बोलता हूँ कि आप विश्वास नहीं करोगे कि जितनी कॉस्मेटिक सर्जरी अकेले हमने रायपुर में करी है उतने बहुत कम जगह में सिंगल आदमी ने करी है। और यहाँ पर हर प्रकार की अवेयरनेस है। छोटे छोटे गांव से आके सेक्स चेंज के ऑपरेशन करना, मेल टू फीमेल बनना, या क्या है कि सेक्स ऑर्गन की कॉस्मेटिक सर्जरी कराना या पूरे बॉडी का शेपअप कराना, ये बहुत अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और इसके लिए मैं एक्चुअली में मीडिया को बहुत प्रेस करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण, सोशल मीडिया के कारण, अवेयरनेस के कारण बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं और उससे उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और हर घर में इसकी ज़रूरत है। असली में डॉक्टर साहब मीडिया का भी तो चेहरा बदल गया है ना, तो उसको भी थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। मीडिया तो तरह क्या से काम, हाँ जी मीडिया बताइए। की प्लास्टिक सर्जरी चल ही रही है। हाँ, लगातार हो रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से अभी तक जो तमाम मुद्दे उठे हैं और अपन देखते भी मतलब सुनते आ रहे हैं कि सेवा भाव से इंडस्ट्री के बीच ये जो सफ़र है मेडिकल का, हम यहाँ देख रहे हैं कि मरीजों के घुटने अब कम से कम जवाब देने लगे हैं। डॉक्टर खेमका साहब से मैं यही पूछना चाहूँगा कि अब ये तो खैर इंडस्ट्री की बात कर रहा था, मैं उद्योग की बात कर रहा था, या हम इस सेक्टर की बात कर रहे थे। हालांकि मुझे उद्योग या इंडस्ट्री नहीं बोलना चाहिए, ये एक सेवा भाव का पेशा है। अब उसको सब अपने अपने नज़रिए से लेते, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं डॉक्टर खेमका साहब से ये पूछना चाहूँगा कि अब मरीजों के जो घुटने, खासकर लोगों के घुटने जो हैं, वो 40 साल के बाद कभी भी जवाब देने लगते हैं, ऐसा क्यों? जबकि उनका हम खान पान या दूसरी चीज़ें देखें उससे थोड़ा सा जरूर हम असहमत होंगे, लेकिन ये घुटने इतनी जल्दी जवाब क्यों देने लगे जो पहले कभी 60 साल की उम्र के बाद देते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, वेट कॉन्शियस हो गए हैं। अगर वेट आपका ज़्यादा रहेगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा या किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो फैमिली में, तो ऐसे लोगों के घुटने जल्दी ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ 60-65 के बाद जैसे कि बाल सफ़ेद होते हैं या सब और डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, रिंकल्स आते हैं, उसी प्रकार नी में भी डिजनरेशन होता है और होते हैं। इंडियन जो मेथड है टॉयलेट के लिए या वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर उसको जो लोग देखा गया है जो इंडियन स्टाइल में बैठते हैं उन लोगों के घुटने काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो रहती है मजबूत रहती है, तो उन लोगों में नी डिजनरेशन कम होता है। ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ से जिससे लोग जो हैं जिनके घुटने जल्दी जवाब देने लगे हैं वो उससे बच सकते हैं या नई जनरेशन इससे अपना बचाव कर सकते हैं? इसके लिए बेस्ट वे है कि अपना बॉडी वेट कंट्रोल करके रखा जाए। दूसरा जो है एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए अगर आप फिटनेस में रहेंगे तो 50% टाइम्स आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। निश्चित रूप से जागरूकता ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यूसुफ मेनन साहब। डॉक्टर यूसुफ मेनन साहब से एक ऐसा सवाल मैं जो करना चाहता हूँ जो आप सब लोगों के मन में भी है, 100% होगा कि कैंसर जो है आजकल हर किसी व्यक्ति को होने लगा है। उसकी कोई स्टेज ही नहीं रही है कि जब आदमी को डायग्नोज होता है तो पता चलता है वो 3rd स्टेज में है या लास्ट स्टेज में है, वो पता चलता है। एक चीज़ और,
ऐसे लोगों को भी कैंसर होने लगा है जो तंबाकू या अल्कोहल या बाकी जो दूसरे ऐसे तत्व है जिनसे कैंसर होता है उनसे काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कैंसर की गिरफ्त में आ जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब से यही जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि वो लोग जो कि इन सब चीज़ों में आते नहीं फिर भी गिरफ्त में आ रहे हैं। देखिए, कैंसर के बारे में जैसा कि आपने कहा कि हमें ये भ्रांतियां हैं कि सिर्फ तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब इसका उपयोग करने वालों को कैंसर होता है, लेकिन आजकल सिनेरियो चेंज हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर का जो कारण है वो है हमारी दिनचर्या में परिवर्तन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस का इन्वॉल्वमेंट होना। पहले लोग जो है बहुत खुश रहते थे, उस समय ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। आजकल जो है मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी सोशल मीडिया में है और स्ट्रेस का लेवल जो है बहुत हाई में है। और स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि कार्टिसोल हार्मोन है, जो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, इपिनेफ्रिन, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं, ये ऐसे समय में निकलते हैं जिसको हम फ्लाइट एंड फ्राइट मोड कहते हैं कि जब कोई डरावनी चीज़ हो। लेकिन आजकल जो है हम सभी लोग जो है ऐसी स्थिति में हमेशा रहते हैं। हमारा शरीर खुद कंफ्यूज है। जब हम रील देखते हैं तो 10 सेकंड की एक रील आती है जिसमें बहुत खुशी का अनुभव होता है, फिर 10 सेकंड में कोई एक प्रवचन देने वाला आ जाता है, फिर 10 सेकंड में कोई एक डरावनी कोई चीज़ आ जाती है, फिर 10 सेकंड में कोई एक गुस्से वाली कोई चीज़ आ जाती है। हमारा बॉडी खुद कंफ्यूज है कि वो कौन सा हार्मोन निकाले। इसके कारण लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं और स्ट्रेस का लेवल बढ़ा है। इसके अलावा पहले लोग 6 घंटे 7 घंटे काम करते थे, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। उनको, हर आदमी को जो है भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसके कारण भी इनके शरीर में अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो उसका लेवल बहुत हाई रहता है। ये हार्मोन्स के लेवल बहुत हाई रहते हैं। इसके कारण ये पहले शुरू में छोटी छोटी बीमारियों से और बाद में बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं और एक उसका कारण कैंसर का होना भी है। इसके अलावा कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण आजकल जो है हम देखते हैं फूड में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें कलरिंग मटेरियल है, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है, उसमें प्रिजर्वेटिव की वो खराब ना हो जाए उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है। उसको सजाने के लिए आप सिंपल जो सब्जियां खाते हैं उसको पकाने के लिए, जैसे फ्रूट्स को पकाने के लिए, या उसमें बोलते हैं तरबूज में कलरिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। आप जो पनीर खा रहे हैं वो सही है कि नहीं वो आपको मालूम नहीं है। तो ये फूड एडल्ट्रेशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है। डॉक्टर संदीप दवे, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, आप अंगदान के लिए बहुत अपील करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये इसको करें और इस मुहिम को आप लगातार चला रहे हैं, तो ये किस तरह की मुहिम है और इसमें आपको किस तरह की सफलता मिली? क्या लोग इसमें धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं? देखिए, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी और जब हम लोग पढ़ रहे थे MBBS की, MS की, उस वक्त एक स्लोगन था रक्तदान महादान। पर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती गई हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के मरीज बढ़ते गए हैं, हमारे देश में किडनी, लीवर और हार्ट की अंतिम स्टेज में, जहां पर आपको इनके, अगर मरीज को जिंदा रहना है तो इनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। ऐसे मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके अगेंस्ट में हमको कितने अंग मिल रहे हैं वह बहुत कम है। अगर मैं आपके सामने एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण रखूं कि अगर मुझे 100 अंग, ऐसे मरीज हैं जिनको अंगों की ज़रूरत है, ऐसे 100 मरीज हैं, तो आपको मुश्किल से एक मिल रहा। ये सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो पीलिया से ग्रसित हैं, जो जन्मजात, भगवान ने ही उनको बेचारे को जब पैदा किया तो डिफेक्टिव पैदा कर दिया, उनका लीवर खराब बनाया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अगर आप ज़िंदगी नहीं दे पा रहे हो, जिनके सामने बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी, अगर उनको लीवर मिल जाए तो ये लीवर आएगा कहाँ से? या तो लाइव डोनर होगा, मतलब कोई जीवित रिश्तेदार,
या ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रेन डेड हो चुका हो। बहुत मतलब इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, डॉक्टर काले, डॉक्टर प्रवास चौधरी, डॉक्टर अजीत मिश्रा, हम लोग बहुत ज़्यादा, IMA रायपुर का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और रिपीटेडली सरकार के सामने हम ये समस्या को रखते रहे। और पहली बार रमन सिंह साहब की सरकार में विधानसभा में पारित हो गया था कि ऑर्गन डोनेशन हो सकता है और अब आप लोग ट्रांसप्लांट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे याद है एक मंच था जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और वहां पर मैंने खड़े होकर उनसे बोला था कि साहब कम से कम ब्रेन डेड लोगों का ऑर्गन डोनेशन के लिए कैंपेन चालू करिए, उसको लीगलाइज करिए कि ब्रेन डेड व्यक्ति अपना अंग दान कर सकता है। तो उनकी सरकार में ये कानून पारित हो गया। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि साहब हम अपने शरीर का पूरा दान, अगर हमारा दान देना पड़ेगा तो हम इसको अंग रहित या इस प्रकार से हम अपना वो नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करना चाहेंगे, वैसे ही दफनाने नहीं चाहेंगे बोल रहे हैं बाकी लोग। तो ये जो दुविधा समाज, अब यहाँ पर समाज, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने नियम कायदे कानून पॉलिटिशियंस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबने बना दिए, पर अब जो जरूरत है समाज को, आप मीडिया को, इनको आगे आना है और एक मुहिम चलाना है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंग की। और हमारे देश में ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ता अंग प्रत्यारोपण होता है, जिसकी सहायता भी सरकार कर रही है। जो स्कीम सरकार की नहीं आ पाई सामने, अंग प्रत्यारोपण किडनी के लिए 6 से 7 लाख और 18 लाख के करीब लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए सरकार अपने कोष से देती है। तो जब इस प्रकार की योजनाएं सरकार, डॉक्टरों, सब ने मिल के बना दी है, तो मीडिया और समाज आ गया है, जितने भी सामाजिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इनकी बातचीत हो, लोग प्लेज करें कि हम अपने अंग दान करेंगे। यह आज जरूरत है सर, और इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। जी, आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। अभी एक अभियान चल रहा है कि एक वृक्ष एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान अपनी जगह है, पर मैं रायपुर के मारवाड़ी शमशान जाता हूं तो मैं हर बार ये सोचता हूं कि ये जो विद्युत शौक है ये कब चालू होगा। तो कोई नेता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे या किसी बड़े आदमी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि ये इसको चालू करें। अब सवाल है कि हम एक तरफ पेड़ लगाते हैं, दूसरी तरफ पेड़ काट के हर जितना मुर्दा जलता है उसमें हम पेड़ जलाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं लोगों के मन में कि साहब हमको अस्थि बिनने जाना है, हमको ये जाना है, तो ये सामाजिक रूढ़ियां हैं जो धीरे धीरे मुझे लगता है कि दूर होगी। आप सभी डॉक्टर बहुत व्यस्त हैं और आप बहुत देर से बैठे हैं और आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सारगर्भित चर्चा यहाँ पर हुई है। पैनलिस्ट के माध्यम से हमारे साथ में अलग अलग मेहमान यहाँ पर मौजूद थे और चूंकि ये पल हमेशा के लिए हमारे जहन पर कैद रहे, इसलिए स्मृति चिन्ह यहाँ पर सभी अतिथियों को, मंच पर उपस्थित पैनलिस्ट को यहाँ पर दिया जा रहा है।